करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर कॉल। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ न्यूज़पेपर। जस्ट अ थॉट, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाई इन द विल ऑफ पीपल टू डिफेंड इट। थॉमस एडिसन। आजकल आप क्या ऐड करोगे इसमें? इसमें हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि पीपल की विल पे मतलब वो होना चाहिए। जैसे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसके वर्ड्स में ये आता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो इस तरीके से मतलब जो लोग हैं वहाँ के सिटीजन्स हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लाई करता है, तो उन्हीं को डिफेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है, ताकि गवर्नमेंट को लिमिट कर सके। तो हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो पूरी लाइन है ये हम अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में बौद्धिक स्पर्धा की भूमिका। तो जब हम बात करते हैं किस तरह से अलग अलग तरह से एआई या फिर जो रिसर्च है या विकास है वो हो रहा है, उसमें तेजी से बदलाव होता हुआ हमें समय के साथ देखने के लिए मिलता है। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं कि किस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य, दवाई या घरेलू उद्योगों की सुरक्षा की जाए, तो उससे संबंधित बायो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में नवसंचार के लिए भारत के दृष्टिकोण मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि जब हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़े स्तर पर विश्व में दवाइयों का निर्यात करता है। उसी के माध्यम से जरूरी है कि उनकी ऊपर ध्यान रखा जाए, किस तरह से उनके लिए एक नियमित कानून हो कि कोई कंपनी अपने राजस्व के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास पर सालाना कितना खर्च करती है, पेटेंट का आविष्कार किया गया है या उससे संबंधित सुरक्षाएं क्या क्या है, या कंपनी के निवेशकों की सूची के अतिरिक्त जो भी उन्हें ग्रेड पॉइंट की संख्या दी जाती है उनको भी दायर किया जाए, ताकि पेटेंट आवेदक चाहे तो फाइल कर सके या फिर जो भी पेटेंट की गुणवत्ता है उसको मापा जा सके। जब हम बात करते हैं किस तरह से पेटेंटशिप एक्ट, तो 1970 के तहत में उस चीज का दावा किया जाता है। आईपीआर व्यवस्था के माध्यम से संसदीय स्थायी समिति। तो जब हम आईपीआर व्यवस्था की बात करते हैं तो वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति के द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी किस तरह से पिछले 4 वर्षों में भारत में पेटेंट की संख्या में जो वृद्धि दर है वो, अगर हम अन्य देशों से कंपेयर करते हैं, वो बहुत अधिक कम हुई है। तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बौद्धिक संपदा की बात करते हैं, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि जो सूक्ष्म और सहभागीदारी है सभी की वो बढ़ सके। सकल घरेलू उत्पाद में जब हम देखते हैं तो 0.7% ही उसके अंदर निवेश किया जाता है, जो कि विश्व स्तर पर बहुत कम है। तो उसको बढ़ाया जाए। जब हम बात करते हैं कि विश्व स्तर पर सबसे अधिक अनुसंधान या रिसर्च में किन किन कंपनियों के द्वारा व्यय किया जाता है, किन किन कंपनियों के द्वारा सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, तो अमेजोन, मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल कॉर्प्स जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के द्वारा इनमें सबसे ज्यादा निवेश किया जाता है। उसके अलावा रोस, J&J, फाइजर, अलग अलग प्रकार की सूचियां दायर की जाती है। मरीज रजिस्ट्रेशन के बाद विदेश प्रौद्योगिकी के आयात को बढ़ाया जाता है। किस तरह से जब नवसंचार की बात करते हैं, जापान को उसके रूप में पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। किस तरह से देश में जो अनुसंधान होते हैं उनके ऊपर अधिक निवेश किया जाए या फिर इस तरह की प्रणाली में परिवर्तन लाया जाए ताकि बौद्धिक संपदा को बढ़ाया जा सके। जब हम आलोचनात्मक या आभासी दुनिया की बात करते हैं, किस तरह से जो उद्यमी या फिर उद्यमशीलता है कि स्टार्टअप स्टार्ट करने की प्रणाली है, शिक्षा में किस तरह से परिवर्तन किए जाए ताकि इन रिसर्च के लिए भी एक जागरूक मत उत्पन्न हो, तथा शिक्षा के माध्यम से जगत और उद्योग के साथ सहयोग स्थापित किया जा सके ताकि इन सारी चीजों को बढ़ाया जा सके। जब हम आईआईटी मुंबई की बात करते हैं तो उसके प्रोफेसर के द्वारा कैंसर के इलाज के लिए पहला स्वदेशी रूप से विकसित सेल और जीन थेरेपी के रूप में विपणन अनुमोदन प्राप्त किया गया है। किस तरह से हम उनको और अधिक बढ़ा सकते हैं तथा अधिक से अधिक जो जोखिम पूंजी निवेश को आर्थिक प्रोत्साहन देने में मदद कर सकते हैं। किस तरह से जो बौद्धिक संपदा है उसका विकास किया जाए ताकि जो संख्या हम देखते हैं पेटेंटशिप में बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं उसको बढ़ाया जा सके। तो हम ये कंपनियों के नाम याद रख सकते हैं किस तरह से जो अमेरिकी कंपनी है उनके माध्यम से, या फिर जो चाइनीज कंपनी है जिनमें
हाउवेई, टेंसेट होल्डिंग्स, अलीबाबा जैसी कंपनी आती है, और दक्षिण कोरिया की सैमसंग, वैक्सवैगन जैसी कंपनियां इसमें शामिल होती है। तो किस तरह से इन सभी जो अमेरिकन कंपनीज की बात करते हैं, तो अमेजोन, मेटा, अल्फाबेट जैसी कंपनियों को नाम याद रखे जा सकते हैं कि इनके माध्यम से विश्व में सबसे अधिक एआई के प्रचार में या फिर उनके रिसर्च संबंधित विकास में खर्च किया जाता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल में हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो इनका जो बर्थ ईयर की अगर हम बात करते हैं तो वो है May 7, 1861। वहीं पे अगर हम गांधी जी की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869। तो हम कंपेयर करके देख सकते हैं पर्सनैलिटीज का, तो उससे हमें इजिली याद भी रहेगा इनके बर्थ ईयर्स भी, क्योंकि हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी एनिवर्सरी मनाई जा रही, कुछ भी नया हो रहा है तो उसमें बोला जाता है कि 163rd थी। तो हम अगर ईयर उनका बर्थ याद रहेगा तो उससे हम काउंट करके निकाल सकते हैं, उससे फिर हमें रटना नहीं पड़ेगा। तो ये बेनिफिट होगा। और उनका जो डेथ ईयर था वो August 7, 1941 में का टाइम पीरियड था। तो जैसा कि अभी May 7 गया तो उसके रिगार्डिंग इसलिए वो एनिवर्सरी मनाई गई है, उसके कंटेक्स्ट में पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो ही इज द फर्स्ट नोबल लॉरिएट, और वो भी किसमें, पॉलीमैथिक नोबल लॉरिएट फ्रॉम द बंगाल। ये भी पता होना चाहिए कि जो पर्सनैलिटीज है वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो ही इज फ्रॉम बंगाल। सो अगर हम इनकी बात करें स्पेसिफिकली तो हमें मोस्टली पता है कि लिटरेचर में ये काफी अच्छे थे। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में उससे बियॉन्ड एक और चीज बताई गई है कि सिर्फ लिटरेरी ब्रिलियंस ही नहीं, विजनरी आइडियाज भी थे ऑन द एजुकेशन। तो उनकी फिलोसफी एजुकेशन के रिगार्डिंग थोड़ी अलग थी। उनका फोकस ये था प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिविटी, फ्रीडम और ह्यूमनिज्म पे फोकस किया जाए। एक वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव होना चाहिए किसी भी, ताकि उससे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड हो। जैसा कि हम अभी अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात करते हैं, जो अब हम अभी ला रहे हैं, ये वाली बात ये उस टाइम पे कर चुके हैं। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितने ब्रॉडर व्यू उस टाइम पे इनके पास थे, जो आज भी हम अपने इन फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं उनको। तो हम बात कर सकते हैं एजुकेशन, इन्होंने बोला एज अ प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग द इनहेरेंट क्रिएटिविटी rather than imposing predetermined knowledge। इन हिज सेमिनल वर्क क्या था उनका, शिक्षा हीरोइक, एक जबान। तो एजुकेशन अ कंटिन्यूम ऑफ लाइफ। तो हम ये आइडिया रख सकते हैं कि किस पर्सनैलिटीज ने इनके ऊपर बात की थी। तो टैगोर की फिलोसफी शांति निकेतन के बारे में, ऐसा अभी पिछले साल इसके शांति निकेतन के रिगार्डिंग आया भी था, और ये लोकेशन इनकी इसकी बंगाल में ही है। सो अबोर्ड ऑफ पीस एंड लेटर श्रीनाथ शांति निकेतन विच ही established an experimental educational institution in रूरल बंगाल में था ये। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे एथिक्स के रिगार्डिंग कुछ कीवर्ड देख सकते हैं कि जो इनकी फिलोसफी में था। तो ये बात करते हैं फॉर द परपेचुअल क्यूरियोसिटी। तो वो सेम सिविल सर्वेंट को भी ये वाली अप्रोच लेनी चाहिए। नेक्स्ट योगा, फिजिकल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते थे। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना ऐसा था विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन, अ टीचर कैन नेवर truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame। तो देख सकते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंटली ना होके कोऑपरेशन से कोई काम करें तो उसका आउटपुट ज्यादा अच्छा मिल सकता है। तो इसी तरीके से वो टीचर का भी एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करे कि वो खुद भी लर्नर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक बार लर्न कर लिया और तो वो भी फोकस नहीं है इनका। तो इनकी अप्रोच थोड़ी सी अलग है। नेक्स्ट इज, अगर इनको बोला जाए कि क्या वर्ल्ड से इनका कनेक्शन था, तो हाँ, बहुत सारे थिंकर्स और एजुकेटर्स से भी था। जैसे कि हम बात कर सकते हैं रूसो, जो कि पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में भी इनका नाम आता है। सिमिलरली पेस्टोलॉजी, प्रोबैट, मोन्स्टैट। तो ये थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं हम इनके कि नॉन ऑथोरिटेरियन लर्निंग सिस्टम अप्रोप्रिएट टू द सराउंडिंग्स की बात ये करते हैं। नेक्स्ट अगर हम एथिक्स के रिगार्डिंग एक वर्ड बोले एम्पैथी,
तो वो भी टैगोर जी भी सेम उसी तरीके से फोकस करते थे अक्रॉस आवर कल्चर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के पे, तो इनका कहना था कि सेल्फलेस सर्विस होनी चाहिए और हमेशा सोशल इंटीग्रेशन पे फोकस किया जाना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से तभी एक हार्मोनियस सोसाइटी बन सकती है। तो ये उनका क्रिटिकल व्यू पॉइंट था, दैट हेल्प्स इन एडेप्टेटिंग टू चेंज, हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एजुकेशन के थ्रू एक इन्होंने हाईलाइट दी थी बंगा। तो उसमें क्या हाईलाइट कर रहे हैं ये, दिस इज द कमिटमेंट टू सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन, एविडेंट इन इज एजुकेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कंडेमनेशन ऑफ ऑपरेशन। तो कीवर्ड्स आप देख सकते हो, एडवोकेसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कंडेमनेशन ऑफ ऑपरेशन, एडवोकेसी फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इन सारी जब, तो सेम जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्टेम में भी जो हम अप्रोच ले रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अप्रोच ले रहे हैं, तो वो जो एथिक्स के जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे के सारे इनकी फिलोसफी में पहले से है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं क्रिएटिविटी, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये तीन कीवर्ड्स हम यहाँ से देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्फ रियलाइजेशन की आत्मशक्ति क्या है, वो ही हेल्प करेगी आपको आपके गोल को अचीव करने में, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दिस इज द 63rd बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट हम इसी के साथ एक और आर्टिकल आया था, तो उसमें बात की गई है इंटरनेशनलिज्म से रिलेटेड। यू कैन स्क्रॉल डाउन। तो उसके रिलेटेड हम पूरा देखेंगे कि कैसे क्या ये फर्स्ट एक्सपोनेंट थे। तो ये इसका यूनिक पॉइंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनलिज्म कहाँ से ट्रेस हो सकता है, बैक टू राजाराम मोहन रॉय से, जिनको हम फोर फादर भी बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। नेक्स्ट, ही इज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म इन आवर कंट्री। तो ये एक यूनिक पॉइंट है, फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। सो इनका जो पर्सपेक्टिव था वो यही था कि ये बात करते थे कि मॉडर्न टाइम्स में किस चीज की जरूरत है। तो इन्होंने कंपेयर किया एक मॉडर्न मैन को, इन्होंने लिखा मॉडर्न मैन हैज cocooned हिमसेल्फ विद इन द शेल ऑफ हेडोनिज्म एंड सेल्फ लव। तो जब हम हेडोनिज्म की बात करते हैं तो ये एक एथिक्स का कंसेप्ट है, जिसमें हम बात करते हैं कि हमेशा एक प्लेजर वाली सिचुएशन होनी चाहिए, कोई पेन आए ही ना। लेकिन ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है ऐसी सिचुएशन होना, बिकॉज बैलेंस लाइफ होती है एक तरीके से। तो हम क्रिटिकली ये भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ प्लेजर वाली लाइफ चल, थोड़ा बहुत पेन आता रहता है। तो हम टोटली इस फिलोसफी पे मतलब फोकस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज हम बात कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के थ्रू इन्होंने सेंस ऑफ इंटरनेशनलिज्म को प्रमोट किया और क्या उसको मोटो था। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी, उसका मोटो था विश्व एका निदम, कि वेयर द वर्ल्ड मीट्स इन वन नेस्ट रेस्ट ऑन द बिलीव दैट पीपल ऑफ द वर्ल्ड कैन बी वन फैमिली। यानी कि पूरे वो यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जैसे इंडिया के लिए यूज होता है, सिमिलरली वो अपने आइडियाज में इसी को प्रमोट कर रहे हैं कि चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का ही रहा हो या फिर कोई भी हो, लेकिन हमें ट्रीट करना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, जैसा कि G20 समिट में भी रखा गया। ऐसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनकी टू अप्रोचेस थी। तो फर्स्टली अगर बोला जाए तो इंटरनेशनलिज्म मेड हिम सस्पिशियसली ऑफ नेशनलिज्म की तरफ भी लेके गया। पर्टिकुलरली अगर बोला जाए तो यूरोपियन नेशनलिज्म। नेक्स्ट बात करें तो ग्लोबल गवर्नेंस की बात की जा सकती है। तो पूरा का पूरा हम ये बोल सकते हैं कि जो फिलोसफी ऑफ इंटरनेशनलिज्म जिसके ये एक्सपोनेंट रहे हैं, वो पूरा का पूरा फोकस कोऑपरेशन पे करता है, अंडरस्टैंडिंग पे करता है, यूनिटी की बात करता है। तो ये हम कुछ पॉइंट्स इनके रिगार्डिंग देख सकते थे। दिव्या, यू कैन ऐड अप सम पॉइंट्स यू नो अबाउट इट। देख सकते हैं कि जब हम वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं, फिर जो नए आइडियाज की बात करते हैं, वो सारे पुराने टाइम से ही चलते आ रहे हैं। किस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी और राजा राम मोहन रॉय जी द्वारा इनके द्वारा स्टार्टिंग से ही दिया आ रहे हैं, जैसे कि वेद ऑफ योर लोटो या फिर विश्व एक निदम, इस तरह से उन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। यस। उसी जब हेरिटेज के
कल्चर की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जर्मनी से वापस आएंगे चोल साम्राज्य के तामपत्र। तो तामपत्र पहले के जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस टाइम पे लिखने के लिए लिपियों को या फिर इस तरह के लीफ पत्तों का प्रयोग किया जाता था जिनके ऊपर लिखा जाता था, उनको तामपत्र बोला जाता था, जिनको संरक्षित करके रखा जा सकता था, काफी लंबे समय तक वह स्टोर रह सकते थे ताकि उनके ऊपर जो वर्ड्स है वो लिखे रहते थे, या फिर जो अन्य जो पदार्थ होते थे उनके माध्यम से। जब हम चोल साम्राज्य की बात करते हैं तो भारत का राजवंश थे, जो कि भारत और उसके आसपास के जितने भी देश थे उसमें तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की नींव रखी थी। जब राजा राम चोल की बात की जाती है तो वो उस चोल साम्राज्य के सबसे महान राजाओं में से माने जाते हैं। उस समय के तामपत्र है उसे उन्हें भारत में लाने के, भारत के लोगों में चोल राजवंश को लेकर विभिन्न जिज्ञासाएं बढ़ी है। हाल ही में हमने देखा था पोनियन सिल्वर, जो कि मूवी आई थी जो चोल साम्राज्य से संबंधित थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से चोल साम्राज्य के जो वर्तमान भारत में तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा से लेकर मालदीव, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया तक जो चोल साम्राज्य का साम्राज्य फैला हुआ था। तो सिर्फ भारत तक सीमित न रहकर मालदीव, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। वहीं जब हम चोल साम्राज्य की बात करते हैं तो कावेरी नदी के किनारे स्थापित थे। जब उनके सिक्के कई देशों में चलाए जाते थे। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में चोल साम्राज्य सेना, पैसा, साहित्य, संस्कृत और कृषि में काफी तरक्की हासिल कर चुके थे। किस तरह से उनके द्वारा जो मशहूर शासक राजाराम प्रथम ने कलिंग जो उड़ीसा में और शिलोंग, श्रीलंका, महाद्वीप तक अपना शासन स्थापित किया था। वही राजाराम प्रथम ने ही जो राजधानी तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजाराम प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो चोल शासन से संबंधित थे। वही कांजीवरम में बनी हुई सिल्क की साड़ी, कांची पुरम के मंदिर व तमिल संगम, यह सभी चोल साम्राज्य की ही देन है। तो हम यह देख सकते हैं किस तरह से अ, तामपत्रों की राज्य क्या लिखी हुई और ये मूर्ति जर्मनी से वापस लाई जाएंगी, जो कि जर्मनी के लाइडेन विश्वविद्यालय में अभी मौजूद है। अच्छा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं DCIS स्कीम की। सो इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर स्कीम। सो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये हम यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम द पीटी पर्सपेक्टिव। और इसका क्या, जब हम बात करते हैं कि इनोवेशन स्क्वायर स्कीम यानी कि एक टाइम पीरियड होगा, तो वो कितना ईयर है, क्या कौन इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो ये हमें इम्प्लीमेंटिंग का तो पता ही चल रहा है कि टेली कम्युनिकेशन सेंटर इसका है और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में आता है। सो और अंडर द चैंपियंस ऑफ सर्विसेज स्कीम में ये है और लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इट सपोर्ट रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है और इसका जो हम ईयर की बात कर रहे थे कि वो मैक्सिमम ईयर इसमें ये था कि पहले 2021 में तो इसको 5 साल के लिए स्ट्रेच किया गया, लेकिन अभी इसको ये बोला जा रहा है कि 2022 से 23 और 25 से 26 पूरा का पूरा 4 इयर्स के लिए कम्युनिकेशन में मतलब पूरा इनोवेशन करने की बात की, तो ये ईयर्स को माना गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ डाटा देख सकते हैं कि टोटल कितने स्टार्टअप इसमें कवर्ड है। तो डोमेस्टिक टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशंस के लिए 66 स्टार्टअप है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें फंडिंग देख सकते हैं, लेकिन अभी इसको क्लोज डाउन करने की बात की गई है, तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो अभी इन क्वेश्चन है कि इस स्कीम को एकदम अचानक से, क्योंकि इतने सारे स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं और अभी कुछ दिनों में मतलब आने भी वाले और स्टार्टअप्स भी, तो वो क्वेश्चन अराइज कर सकता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से एकदम से किसी स्कीम को हटाना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वी कैन मूव फॉरवर्ड।
नेक्स्ट इज इन द लोकसभा की बात करें 2000 पोल्स में, तो ये हम फैक्ट की उससे देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटिंग वाज हैड इन एन इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटली इल इन तमिलनाडु की। तो हम यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट टाइम जो मेंटली इल थे तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम वो हुआ था, वोटिंग की गई थी 2019 पोल्स में। तो इस टाइप के फैक्ट्स हम कोट भी कर सकते हैं अपने मेंस के राइट आंसर राइटिंग में, तो वी कैन जस्ट गो थ्रू इट। मुसीबत बनता है आबादी का असंतुलन। तो हम देखते हैं कि किस तरह से निरंतर आबादी बढ़ती जा रही है। जब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले 8 देशों की आबादी कम हो गई, लेकिन ज्यादातर यूरोपीय देश देखे जाते हैं। हम देखते हैं किस तरह से जब हम डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ देखते हैं तो उनमें जो बुजुर्ग है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वही जब अन्य जब एशिया की या फिर साउथ एशिया की तरफ देखते हैं तो वहां पर हमें अभी जो कम उम्र है या फिर 25 से लेकर 40 साल तक के युवाओं की उम्र युवाओं अधिक देखने के लिए मिलते हैं। तो किस तरह से आबादी में जो असंतुलन बढ़ता जा रहा है उसको रोका जाए। वहीं जब हम लड़कियों की जन्म दर देखते हैं तो वह उस पर भी हमें असर देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से वह निरंतर घटती जा रही है। 1950 में एक रिपोर्ट के अनुसार 1950 में 74 वर्ष पहले तक भारत की जो प्रजनन दर थी वह जो फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं वो 6.2% था, लेकिन 2021 तक आते आते वह घटकर 2% रह गया है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से 75 सालों में डिफरेंस देखने के लिए मिला है। वही अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक वह और घटकर 1.29% रह जाएगा। तो किस तरह से जो प्रजनन दर है वह कम होती जा रही है, तथा जब हम देखते हैं कि किस तरह से लड़की और लड़कों के अनुपात में डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम बात करते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल, तो 2.1 को प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है कि इस दर पर आबादी स्थिर हो जाती है, इसमें कम होने पर घटने लगती है, तथा इसमें इसी युवाओं की आबादी घटने का मतलब है वृद्धों की आबादी बढ़ जाना। और जब वृद्धों की आबादी बढ़ने लगती है तो श्रम शक्ति में कमी आने लगती है, जो कि देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए और वहां की स्थिति के लिए जोखिम भरा काम है। किस तरह से जो श्रम शक्ति है उसमें कमी आने की वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं कि किस तरह से बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए या फिर जो भी कार्य वहां पर चल रहे हैं उनके लिए क्या किस तरह के और आयाम अपनाए जाएंगे। जब हम बात करते हैं कि बुजुर्गों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या की, तो यह भी एक असंतुलन है कि एक अध्ययन के मुताबिक 2030 तक स्पेन, दक्षिण कोरिया, रूस, सिंगापुर, जर्मनी की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार की आबादी की रफ्तार भी थम सकती है कि किस तरह से यहाँ भी निरंतर कमी देखने के लिए मिल सकती है। जब हम बात करते हैं 2050 तक की, तो देखने के लिए मिलता है कि भारत में 2050 में 14 वर्ष के और 60 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो किस तरह से जो बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है उनके लिए केयर इकोनॉमी या फिर किस तरह से उन्हें इस प्रकार के कार्य में लगाया जाए कि वे आने वाले समय में इकोनॉमी के अंदर या आर्थिक रूप से सहायता कर सके, सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहकर वह इस तरह से अपने कार्यों को अपना सके, ताकि अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा उनका जो असर पड़ेगा उसके को एक पॉजिटिव वे में देखा जा सके। जब हम तमाम अविकसित देशों की बात करते हैं तो वहां की आबादी घटने की बजाय निरंतर बढ़ रही है। वहीं जब हम विकसित देशों की बात करते हैं तो वहां की आबादी बढ़ने की बजाय घट रही है। किस तरह से जो आवास की बात करते हैं कि एक अ, प्रवासी लोगों पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, जबकि अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा कहा गया था कि जो भी प्रवासी अन्य देशों से भारत आते हैं, अन्य देशों से अमेरिका आते हैं, उनका अमेरिका में स्वागत किया जाता है, क्योंकि जो श्रम कार्य को करने के लिए होना चाहिए श्रम शक्ति, उसकी पूर्ति उन्हीं के माध्यम से की जा सकती है। तो किस तरह से एक बड़ी संख्या पर डिपेंडेंसी उनकी मानी जा सकती है। वहीं जब हम अन्य समस्याओं की बात करते हैं कि पीने का पानी, पोषण युक्त खाना या फिर दवाई, रोजगार जैसी समस्याएं भी हमें देखने के लिए मिलती है। मगर बूढ़े हो रहे लोगों की संख्या जापान की तरह भारत में भी बढ़ रही है। किस तरह से अगर इस पर तुरंत गौर नहीं किया गया तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है कि बांग्लादेश, म्यांमार से पलायन कर कर भारत आए हुए लोग की वजह से भी जनसंख्या पर असर पड़ता है, तो उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। वहीं जब हम देखते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बच्चों की दर काफी अधिक है। यहाँ पर किस तरह से परिवार नियोजन के ऊपर ध्यान दिया जाए। जिन राज्यों में अत्यधिक प्रजनन दर कम हो रही है उनके लिए किस तरह के प्राथमिक स्तर पर हल ढूंढे जाएं, तथा उनके लिए जो भी रोजगार उपलब्ध कराए जाने चाहिए वो होने चाहिए। इसके साथ साथ किस तरह से बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप
या फिर किस तरह से उनको जो वैल्यू अगली जनरेशन में भेजने के कार्य उनको अपनाया जा सके, कि जल्दी रिटायर करने की बजाय उनसे अगर अधिक एज तक काम लिया जाता है तो किस तरह से उनको निरंतर कार्य में व्यस्त रखा जाए, ताकि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इकोनॉमी के अंदर होगी। पर इसके विपरीत भारत में देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से किसी भी इंसान के कार्य करने की या फिर रिटायरमेंट की एज को कम किया जा रहा है, ताकि जो अन्य युवा है उनको श्रम शक्ति के अंदर इन्वॉल्व किया जा सके। तो इस समस्या को किस तरह से सुलझाया जाए, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जरूरी है कि पलायन को रोका जाए। गांव को गांव की तरह विकसित किया जाए, ताकि गांव से शहर की तरफ जो पलायन हमें देखने के लिए मिलता है उस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। जो असंतुलन बढ़ता हुआ दिखता है उसको रोका जा सके। वहीं जब बांग्लादेश म्यांमार से पलायन देखने के लिए मिलता है उसके ऊपर किस तरह से रोक लगाई जाए, या फिर जब हम बात करते हैं कि शिक्षा के स्तर को किस तरह से बढ़ा जाए, क्योंकि शिक्षा पाने के लिए जो युवा भारत से अन्य देशों में जाते हैं वो वहीं पर स्थित हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से अपने आर्थिक श्रम के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। तो इन सभी कार्यों के साथ साथ जरूरी है कि गुणवत्ता भरे जीवन को अपनाया जाए, ताकि सभी के जीवन में जो संतुलन है वो बन सके, और जो असंतुलन जनसंख्या के अंदर बना हुआ जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है उनको रोका जा सके। आज नेक्स्ट हम इसमें बात कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो वो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जब हम कंपनीज देखते हैं जिस प्रोडक्ट को हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, या फिर तो अगर वो इस टाइप की टैगलाइन देंगे जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करे, तो वो ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा। तो यहीं पे बात हो रही है कोको कोला की, तो वहां पे ये देख सकते हैं कि एजेंसी है ओलिगवे न्यूयॉर्क, और ब्रांड है कोको कोला, और कैंपेन क्या चला है, रिसाइकल मी। तो ये इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जो एक, हम बोल सकते हैं कि मैसेज देगा टू रेज अवेयरनेस, जो रियल चेंज लाने की बात करेंगे। और यहाँ पे कीवर्ड है स्ट्रेंथ, इको कॉन्शियस लीडर रेजोनेटिंग विद द कंज्यूमर्स। तो ये कीवर्ड यहाँ से हम ले सकते हैं जो इसका पूरा का पूरा क्रक्स है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हूथी रेबल्स के द्वारा निरंतर जो आने जाने वाले जहाज है या फिर जो भी आयात निर्यात से संबंधित सामान है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी से जुड़े रहने वाले पोतों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जब हम जहाजों की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के लंबे रूट से भेजा जा रहा है, ताकि इन सारे कार्य को इनमें इन्वॉल्व किया जा सके, जो कि माल ढुलाई के लिए या फिर जो अन्य कार्यों के लिए इन सब के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो रेड सी की बात करते हैं कि किस तरह से यह यूरोप को के साथ जोड़ता है एशिया के हिस्से को, और सबसे छोटा रूट माना जाता है। नहीं तो जब अफ्रीका के गुड केप ऑफ से होकर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा रास्ता है, तथा जिसमें जाने से अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तथा जो खर्च है वो भी बहुत अधिक बढ़ सकता है। जब हम बात करते हैं भारत की इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड की, जो कि म्यांमार की कालाधान प्रोजेक्ट कालाधान नदी पर स्थित है, जिसमें सितवे बंदरगाह के द्वारा संचालित किया जाएगा, उसका अधिकार मिल गया है। इसके अलावा जब हम दूसरे पोत की बात करते हैं तो चारवाहा बंदरगाह का के बाद यह भारत का दूसरा विदेशी पोत है। तो हम कह सकते हैं पहला चारवाहा है, दूसरा सितवे। जब हम सितवे बंदरगाह की लोकेशन देखते हैं तो किस तरह से वे कलकत्ता से सितवे के साथ जोड़ा जाएगा, जो कि म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बनाएगा, जिसके उसके बाद जिसे आइजोल, जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है, उसके माध्यम से जोड़ा जाएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे सिर्फ जब हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इसके अलावा जब हम आईपीजीएल पोत की बात करते हैं तो परिवहन और जल मार्ग द्वारा 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया इंडिया पोर्टेबल ग्लोबल लिमिटेड 100% स्वामित्व वाली
कंपनी है। तो म्यांमार के रसखान राज्य में स्थित सितवे बंदरगाह, तो जब म्यांमार का मैप देखते हैं तो उसके साउथ में रसखान राज्य में सितवे बंदरगाह स्थित है, जिसमें कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण घटना के रूप में पूरा किया गया है। पानी का यह बंदरगाह बांग्लादेश के दरकिनार करते हुए विजाग विजाग और कलकत्ता को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसमें देखा जाएगा कि किस तरह से दो विदेशी बंदरगाह, चारबाग और सितवे पर भारत का पूर्ण परिचालन नियंत्रण हो चुका है, जिसे श्रीलंका में हरबनटोटा और अफ्रीका में जिबूती आदि बंदरगाहों के साथ साथ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के मुकाबले करने के लिए तैयार किया गया था। जब हम पूरे डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 539 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, जो बे ऑफ बंगाल के माध्यम से, सी रूट के माध्यम से कनेक्टिविटी करेगा कलकत्ता की सितवे बंदरगाह से। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं एंश्योरिंग सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल पावर। बट जैसा कि हमारा टारगेट है टू मेक नेट जीरो प्लेज बाय 2070, तो वो सक्सेसफुल ट्रांजिशन कैसे हो पाएगा, क्या हमें फोकस करने की जरूरत है, क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो वो हम इस पूरे आर्टिकल के थ्रू देख सकते हैं। तो फर्स्टली अगर बोला जाए तो यहाँ पे की हाईलाइट ये है कि स्पेक्ट्रल मैपिंग होनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, ताकि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पूरा का पूरा मैप किया जा सके, जो पॉलिसी मेकर्स को भी फर्दर हेल्प करेगा इन कार्बन ट्रांजिशन। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, तो उसके थ्रू जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा तो वो ज्यादा हेल्प करेगा। और जैसा कि हम बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन करने की तो जरूरत है ही कि पावर सिस्टम मॉडल फॉर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इंटीग्रेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन को डेवलप करने की जरूरत है। और एक ऑप्टिमल स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, जैसे कि सोलर की बात करते हैं, सिमिलरली विंड की बात करते हैं, तो कोई स्टोरेज कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि कैसे इनबिल्ट की जाए कि फर्दर जब वो अवेलेबल कुछ टाइम के लिए, चाहे फिर वो मानसून किसी भी रीजन की वजह से कम है, तो कैसे आप उसको मेंटेन रख सकते हो, कैसे वो हेल्पफुल क्रिएट हो सकती है कि हमें कॉल पे रिलाय ना करना पड़े। तो ये 3 से 4 पॉइंट हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए। बीपी कोलंबो यूरोपीय यूरोपीय अंतरराष्ट्रीय एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशनरी एजेंसी के द्वारा बुध ग्रह पर एक संयुक्त मिशन भेजा गया है। इसके माध्यम से शुक्र ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञात क्षेत्र के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का पता लगाया। तो हम देख सकते हैं किस तरह से बीपी कोलंबो जो है यूरोप और जापान के द्वारा भेजा गया है, जो कि बुध और शुक्र ग्रह के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन का पता लगाएगा मैग्नेटिक स्फीयर के अंदर कि किस तरह से वहां पर जो आयंस है, फिर जो भी ऑक्सीजन से संबंधित चीजें मिली है उनके बारे में। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इंद्र रूस और भारत के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज। जब मैत्री की बात करते हैं तो मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच में होती है। वही सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच में, हेड इन हेड चीन और भारत के बीच में, पर्पल पर्पल दोस्ती कजाकिस्तान और भारत के बीच में, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत के बीच में। तो कुछ एक्सरसाइज के बारे में हम नाम याद रख सकते हैं किस किस देशों से संबंधित है। अच्छा। सो नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात कर सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। तो पूरा हम ट्रेस करेंगे और पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा इस पूरे आर्टिकल्स के थ्रू। तो हम बात करेंगे फर्स्टली कि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्या वो प्री इंडिपेंडेंस है या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस है, तो अगर हम बात करें तो एग्जिस्ट वो प्री इंडिपेंडेंस इरा से ही करती है। जैसे कि हम आरबीआई की बात करते हैं तो वो 1934 में एस्टेब्लिश हुआ, जैसा कि हमें पता है।
तो उसी तरीके से, लेकिन जब उसको पूरा का पूरा हम बात करते हैं इस्टेब्लिश होने के बाद भी, एक एक्ट के थ्रू आता है, आरबीआई एक्ट 1934, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज हम बात करेंगे कि प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या इसमें चेंजेस आए, तो वो 1951 से ही एम्फेसाइज करने लगे कि हमें कोई सेंट्रल बैंकिंग डायरेक्टली चाहिए, तभी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कुछ इनकलकेट, मतलब कुछ हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में रिगार्डिंग टू, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग की। 14 प्राइवेट बैंक्स, तो कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया? 14। तो ये पीटी के पर्सपेक्टिव से हम याद रख सकते हैं। और बात की गई कि इससे क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा क्रेडिट प्लानिंग में, और एक ये कमांड साइड अप्रोच है। लेकिन उसके अलावा कुछ और टाइम पीरियड की बात अगर हम बात करें तो क्राइसिस हो गया, जैसे कि ऑयल शॉक्स हो गए 1973 से 75, और जो कि 79-81 तक चला, तो इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें, तो उसी के बाद जब ये क्राइसिस वाली सिचुएशन देखी गई, तो एक 81 के बाद एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम है चक्रवर्ती कमिटी, चेयर्ड बाय सुकुमार चक्रवर्ती। तो इसने क्या क्या किया? टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम बाय गवर्नर आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद हुआ आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन ने इंट्रोड्यूस किया मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच इन 1998, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को लिया गया, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, कि इसके बिहाफ पे हम मॉनेटरी पॉलिसी से डील करेंगे फॉर ब्रिंगिंग बैंकिंग स्टेबिलिटी। सो मेनली अगर फोकस किया जाए, जैसे कि M0, M1, M2, M3, ये सारे मनी से रिलेटेड होते हैं, तो इसको भी हम स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं कि क्या होता है इसमें। तो M0, तो यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे अगर इसके रिगार्डिंग मॉनेटरी, तो M3 पे फोकस किया जा रहा है। जब हम इन्फ्लेशन इसमें जब इसकी बात करते हैं तो इसमें ये इंक्लूड हो, तो ये कुछ इन्फ्लेशन ग्लाइडिंग दी हुई है कि 2009 से 10, तो उस पीरियड को बोला गया हॉकिश हो गया, तो रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, तो इस तरीके से बनाया गया। तो हम ये देख सकते हैं मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच कब आई? 1998 में आई। तो फाइनली इन May 2016 आरबीआई फॉर्मली अडोप्टेड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और इन्फ्लेशन को भी सेट कर दिया गया एक लिमिट कि +-4% इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो हमें इसको मेंटेन करके रखना है, तभी हम मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा का पूरा डील कर सकते हैं। तो ये कब देखा गया, ये हम देख सकते हैं कि 2016 से ये स्टार्ट किया गया। तो विद द चेंजिंग नेचर ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम डिमांड टू सप्लाई साइड, मैक्रो इकोनॉमिक टर्बुलेंस, बर्जनिंग अनसर्टेनिटीज, तो आरबीआई को ये कॉम्प्रिहेंसिव पूरी पॉलिसी का हमने ट्रेस कर लिया कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी की एक इंडिकेटर अप्रोच लाई गई, फिर कैसे हमने सेट किया इन्फ्लेशन टारगेटिंग को। सो ये पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग वी हैव कवर्ड। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अनसरकारी।